गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? हाँ सौम्या, हाउ आर यू बेटा? बेटा आवाज आ रही है ना? मैं भी ठीक हूँ बेटा जी। बस थोड़ी देर वेट कीजिए आप। लेट अस वेट फॉर प्रवीण एंड रश्मि। ओके। शायद उनका आने का कोई प्लान नहीं है। चलो कोई नहीं, तब तक हम पिछला वाला रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना? तो पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था क्या? पिछली क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में काफी कुछ बताया था। लास्ट हमने डिस्कशन किया था कि डाइजेशन, फूड का डाइजेशन बकल कैविटी में कैसे होता है और फूड का डाइजेशन स्टमक में कैसे होता है। राइट? तो आज हम बात करेंगे बेटा डाइजेशन ऑफ फूड। गुड इवनिंग प्रवीण। Digestion of food in small intestine। आप लोगों को याद है स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से ग्लैंड्स अटैच रहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच रहते हैं पेनक्रियास, और तो और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच रहता है लिवर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड्स को बेटा हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कोन। Crypts of Leberkuhn are also known as intestinal glands। ठीक है, तो आप सुनते रहिए। वो डायग्राम हम फिर से ढूंढ के लाएंगे। देखो भाई, आई गेस ये डायग्राम आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। बताओ, दिखाई दे रहा है? नो सर, क्या बात कर रहे हो भाई? ओ वेट करो, बिल्कुल भी ये डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, हम कोई और जुगाड़ लगाते हैं। टेंशन काहे ले रहे हो?
अब ये नहीं बोलना कि सर ये वाला डायग्राम हमको दिखाई नहीं दे रहा। बताओ, दिखाई दे रहा है? बोलो। ये वाला बताओ, दिखाई दे रहा है? सौम्या, डायग्राम दिखाई दे? हाँ, प्रवीण को दिखाई दे दिया। हाँ, फुल एचडी। चलो भाई, अगर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। लेट अस स्टार्ट देन। देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, इसका नाम हमने रखा है, हमने नहीं, इसका नाम है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में काफी सारे जूसेस आते हैं। कौन कौन सा जूस आएगा देखते रहो। पेनक्रियाज से निकलेगा पेनक्रियाटिक जूस, and that pancreatic juice will enter the small intestine। क्यों? क्योंकि ये पेनक्रियाज का डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा है। प्लस इस पेनक्रियाज से आए हुए जूस के अलावा लिवर से, गॉल ब्लेडर से भी एक जूस आएगा। दैट जूस इज ऑल्सो dropped into the small intestine, right? ये वाला जूस जो लिवर से आया, गॉल ब्लेडर के थ्रू आया, इस वाले जूस को हम बोलते हैं बाइल जूस। और जूस जो पेनक्रियाज से निकल के पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आया, दैट जूस इज नोन एज पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस, राइट। प्लस इतना ही नहीं बेटा, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में भी ग्लैंड्स लगे रहते हैं, लाइक दिस। स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में ग्लैंड्स लगे रहते हैं। those glands which are located in the mucosa of the small intestine, those glands are known as intestinal glands, या उनको हम क्रिप्ट्स बोलते हैं। और ये क्रिप्ट्स जो जूस प्रोड्यूस करेंगे, दैट जूस विल बी नेम्ड एज इंटेस्टाइनल जूस, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 टाइप्स ऑफ जूसेस आते हैं। कौन कौन सा जूस? एक तो आएगा बाइल जूस, सेकंड पैनक्रियाटिक जूस, थर्ड इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस और बाइल जूस इज स्क्रीटेड फ्रॉम लिवर से, स्क्रीट होगा, हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू आएगा, स्टोर रहेगा गॉल ब्लेडर में, फिर सिस्टिक डक्ट से बाहर निकलेगा, कॉमन बाइल डक्ट से बाहर निकलेगा और आ गया। पिछली क्लास में समझा दिया मैंने। पेनक्रियाटिक जूस is secreted by pancreas, and intestinal juice is secreted by intestinal glands. Intestinal glands are mostly known as crypts of liver को। इस intestinal juice का दूसरा नाम भी है, it is also known as
Praveen, Soumya, have you people taken the screenshot? बताऊंगा भाई, पिछली क्लास में भी बताया है, आज भी बताऊंगा। सौम्य बेटा, वेरी लेट अस टॉक अबाउट पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस फर्स्ट। याद रखना, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आता है बाय मीन्स ऑफ हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। पिछली क्लास में समझा दिया था। तो जो ये पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स। कौन कौन सा इनएक्टिव एंजाइम होगा इसमें, याद रखना। इट कंटेन्स प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम का मतलब इनएक्टिव एंजाइम, और विच आर आल्सो नोन एज जाइमोजेंस। जाइमोजेंस को इनएक्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। आप प्रो एंजाइम्स बोलो या जाइमोजेंस बोलो या इनएक्टिव एंजाइम्स, एक ही बात। तो पैनक्रियाटिक जूस में कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम्स होंगे, नाम ये रहा, ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, याद रखना। ऑल थ्री आर प्रोटीएसेस, पी डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, राइट, लेकिन एक्टिव हैं अभी। तो पैनक्रियाटिक जूस में ये तीन तरह के इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहला ट्रिप्सिनोजिन। Trypsinogen is activated by an enzyme known as enterokinase secreted by intestinal mucosa. ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा trypsinogen is activated by what? Trypsinogen is activated by an enzyme known as enterokinase. ये वाला trypsinogen is activated by an enzyme known as enterokinase. जब ये एक्टिव हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, राइट। तो ट्रिप्सिन इसका एक्टिव फॉर्म है। और ये एक्टिव कैसे होगा, ये एक्टिव होगा बाय मीन्स ऑफ एन एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है एंटीरोकाइनेस। ये एंटीरोकाइनेस कहां से आया, ये एंटीरोकाइनेस आता है, इट हैज बीन secreted by intestinal mucosa, secreted by intestinal mucosa. इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एक एंजाइम को स्क्रीट करता है, उस एंजाइम का नाम है एंटीरोकाइनेस। यही एंटीरोकाइनेस ट्रिप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव है उसको एक्टिवेट करा के ट्रिप्सिन बना देता है। समझ आ रही है बात। तो ट्रिप्सिन का एक्टिव फॉर्म कौन सा है, सॉरी इनएक्टिव फॉर्म कौन सा है, ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट किया एक एंजाइम ने जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकला, उस एंजाइम का नाम है एंटीरोकाइनेस। बाद में बेटा यही ट्रिप्सिन बाकी इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो हमारा ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन, ये काइमोट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करा के काइमोट्रिप्सिन बना देगा। तो काइमोट्रिप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को एक्टिवेट करा के कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बना देगा।
कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ये भी एक्टिव फॉर्म है। कौन इनको एक्टिवेट करेगा? यही ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन इसको भी एक्टिवेट कर देगा, और बेटा जी ये ट्रिप्सिन इसको भी एक्टिवेट करेगा। सिंपल सी बात। पहले ट्रिप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव है खुद एक्टिवेट होता है एंड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म एज ट्रिप्सिन। एक्टिवेट कराने में हेल्प करेगा एक दूसरा वाला एंजाइम जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकला। फिर ये एक्टिव ट्रिप्सिन इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और इनएक्टिव प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यू गेट इट? हाँ जी भाई, आर यू गेटिंग दिस? ओके, स्क्रीनशॉट मारो इसको, स्क्रीनशॉट मार के डन लिख दो। हो गया? आप देखो भैया, तो हमारे जो फूड के अंदर प्रोटीन्स थे, याद है ना? स्टमक से जो फूड निकला पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था, उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। काइम इज एसिडिक partially digested food coming out of the stomach. Partially digested food coming out of stomach. स्टमक से बाहर निकला, आ गया ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। इस काइम के अंदर अभी भी बहुत सारा प्रोटीन मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च और ग्लाइकोजन भी है, और फैट तो है ही है। ओके, तो इसी काइम के ऊपर ये सारे एंजाइम एक्ट करेंगे। तो इस काइम में क्या क्या चीज है भाई? इस काइम में पेप्टोन्स, छोटे छोटे प्रोटीन्स के टुकड़े, प्रोटियोसिस, छोटे छोटे प्रोटीन्स के टुकड़े, पॉलीपेप्टाइड्स है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। मतलब ये प्रोटीन, बड़ा सा प्रोटीन टूट चुका है इनटू फ्रैगमेंट्स, ये है इसमें। और ये कहां पर टूटा था? स्टमक के अंदर ही टूटा था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन। प्लस इस काइम के अंदर क्या है? थोड़ा सा स्टार्च भी होगा, या ग्लाइकोजन होगा, और कुछ डाइसैकेराइड्स भी होंगे। डाइसैकेराइड्स लाइक माल्टोस, ये चीजें भी हैं इस काइम के अंदर। प्लस इस काइम के अंदर काफी सारा लिपिड, लिपिड बोले तो फैट भी है। प्लस इस काइम के अंदर काफी सारे न्यूक्लिक एसिड्स भी। अब आप बोलोगे सर न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए, आरएनए। एंटेरोकाइनेस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलेगा, मतलब वो बेसिक कंडीशन में काम करेगा, एसिडिक कंडीशन में नहीं काम करेगा। न्यूक्लिक एसिड्स भी होंगे। कहां से आए न्यूक्लिक एसिड्स? भाई जो हम फूड खाते हैं ना, वो फूड या तो एनिमल फूड होता है या प्लांट फूड होता है। मतलब या तो हम एनिमल सेल को खाएंगे या तो प्लांट सेल को खाएंगे। सेल है तो सेल में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए तो होगा ही होगा ना, इसलिए मैंने लिखा न्यूक्लिक एसिड। काइम, ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसमें ये सारी चीजें। अब इस काइम के ऊपर काम करेंगे सबसे पहले कौन? यही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। मतलब हमारे काइम में जो प्रोटीन्स हैं, पेप्टोन्स हैं, प्रोटियोसिस हैं। क्या क्या लिखा मैंने? प्रोटियोसिस और
पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स, छोटे छोटे प्रोटीन्स के टुकड़े जो स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट हो चुके हैं, इनके ऊपर कौन कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? इनके ऊपर एंजाइम करेगा एक्ट ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। ये तीनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इन प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करेंगे एंड व्हाट दे डू, दे कन्वर्ट दीज इनटू डाइपेप्टाइड्स। ये इनको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। डाइपेप्टाइड मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे डाइपेप्टाइड्स बनते हैं। एक डाइपेप्टाइड में बेटा 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं, joined together by means of a bond. The name of the bond is peptide bond. Okay. दूसरी बात, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इस काइम के ऊपर और कुछ एंजाइम्स एक्ट करेंगे। क्या? काइम में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, उसके ऊपर पैनक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करेगा। कार्बोहाइड्रेट्स, that is starch और ग्लाइकोजन, फूड के इन पार्ट्स के ऊपर एक्ट करेगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। इसका मतलब पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी होगा। और पैनक्रियाटिक अमाइलेज, एक तो वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होंगे, साथ साथ पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी होगा पैनक्रियाटिक जूस में, और ये इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा इनटू डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स लाइक माल्टोस, थोड़ा सा माल्टोस याद है ना, माउथ के अंदर भी बन चुका था। लैक्टोस, सक्रोस एटसेट्रा। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो। ओके, तीसरा देखो, हमारे पैनक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियेसिस भी, न्यूक्लियेसिस are the enzymes which digest nucleic acids. तो हमारे काइम के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, इनके ऊपर एक्ट करेंगे एंजाइम्स कौन से? न्यूक्लियेसेस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, एंड ये डाइजेस्ट होके न्यूक्लियोटाइड्स बना देंगे। न्यूक्लियोटाइड्स टूट के न्यूक्लियोसाइड्स बना देंगे। पहले तो न्यूक्लियेसिस न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ के न्यूक्लियोटाइड्स निकाल देंगे, बाद में न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ के न्यूक्लियोसाइड्स बना देंगे। कहने की बात नहीं है, पढ़ा चुका हूं न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, सो आई डोंट गो इन डिटेल हियर, राइट? अब बात करेंगे हम फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम की। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम बोले तो पैनक्रियाटिक लाइपेस, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, लाइपेसिस, पैनक्रियाटिक लाइपेसिस। लेकिन बेटा पैनक्रियाटिक लाइपेस को काम करने से पहले एक और चीज काम करती है, क्या? बाइल जूस। पैनक्रियाटिक लाइपेस फूड के अंदर जो फैट्स है ना, वही फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन पैनक्रियाटिक लाइपेस डायरेक्टली फैट को डाइजेस्ट नहीं करता। आप ये मान लो ये उस फैट के लायक है ही नहीं,
पैनक्रियाटिक लाइपेज छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है, लेकिन हमारे फूड में बड़े से फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए पहले काम करता है कौन? बाइल जूस। तो काइम के अंदर जो फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, those fats, those lipids, they are acted upon by bile juice. Bile juice के अंदर क्या था? Bile salts, bile acids. तो बाइल जूस के बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड्स उस फैट के ऊपर एक्ट करेंगे, बाइल जूस के अंदर मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको, बाइल जूस के अंदर एक तो बाइल पिगमेंट्स होंगे। बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से बेटा? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन एंजाइम्स नहीं होते, राइट? तो बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड्स होते हैं, इसमें बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं, बट एंजाइम्स नहीं होते। ये पूरा का पूरा बाइल जूस इस फैट के ऊपर पड़ेगा और इस फैट का करा देगा इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये फैट का इमल्सिफिकेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल माइसेल्स, breaking down large fat globules, large fat globules into micelles. केमिस्ट्री वालों को माइसेल्स के बारे में पता होता है, छोटे छोटे फैट ड्रॉप्स, राइट? ये बन गया इमल्शन, इमल्सिफिकेशन हो गया। साथ ही साथ ये बाइल फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स बोले तो लाइपेसेस को भी एक्टिवेट करता है। बाइल जूस also activates क्या? लाइपेसेस, पैनक्रियाटिक लाइपेसेस। अब देखो, अब पैनक्रियाटिक लाइपेस क्या काम करेगा? जो ये इमल्सिफाइड फैट है, फूड के अंदर वाला इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट के ऊपर पैनक्रियाटिक, पी बोले तो पैनक्रियाटिक लाइपेस एक्ट करेगा एंड ये इमल्सिफाइड फैट को तोड़ के डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स निकाल देगा। क्या क्या निकालेगा? एक तो फैटी एसिड्स प्लस डाइग्लिसराइड्स, पढ़ाया हूं इसलिए डीप जाने की जरूरत नहीं, प्लस मोनोग्लिसराइड्स। अगर एक फैट है तो फैट में 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है। जब एक फैट से एक फैटी एसिड निकला तो बना डाइग्लिसराइड, उस डाइग्लिसराइड से दूसरा फैटी एसिड निकला तो बना मोनोग्लिसराइड। समझ रहे बात? तो मतलब ये हुआ कि पैनक्रियाटिक जूस में एक तो न्यूक्लियेसिस भी होते हैं एंजाइम्स, प्लस पैनक्रियाटिक लाइपेसेस होते हैं, प्लस पैनक्रियाटिक अमाइलेस होता है। कितना हुआ? 3, प्लस 3 इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो बाद में एक्टिवेट होते हैं। कौन कौन से? काइमोट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। 6 एंजाइम्स। और ये पैनक्रियाटिक जूस एसिडिक नहीं होता बेटा, ये अल्कलाइन होता है। इसका मतलब ये सारे एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे। मतलब स्टमक के अंदर जब फूड था तब वो फूड एसिडिक था, अब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है और ये फूड अब एसिडिक कंडीशन में डाइजेस्ट नहीं हो रहा बल्कि अल्कलाइन कंडीशन में डाइजेस्ट हो रहा है, राइट? तो ये तो हुई पैनक्रियाटिक जूस की कहानी और बाइल जूस की कहानी। पहले इस कहानी का स्क्रीनशॉट मारो।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इंटेस्टाइनल जूस की। इंटेस्टाइनल जूस which is also known as, अभी अभी जस्ट मैंने बताया, सक्कस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस कहां से स्क्रीट हुआ वो भी मैंने बताया। इंटेस्टाइनल जूस इज स्क्रीटेड बाय व्हाट? intestinal juice is secreted by the mucosa of small intestines। ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो म्यूकोसा होता है, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सिरोसा मैं बता चुका हूं। म्यूकोसा में स्मॉल इंटेस्टाइन्स का ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा। म्यूकोसा बोले तो म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा। म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा होता है, याद होगा, दिखाया था मैंने तुम लोगों को। ये रहा सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, थिकनेस पता नहीं। ये कैसे फालतू के बेफजूल सवाल पूछते रहते हो? हाँ, इन सवालों का तुम्हारे नीट एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये रहा सब म्यूकोसा जो पिंक कलर से ड्रॉ किया, राइट। और बाद में सिरोसा। मेरे को बात करनी है किसकी? म्यूकोसा की। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा वाला लेयर है, म्यूकोसा, म्यूकोसा में कुछ गॉबलेट सेल्स होते हैं, याद रहे क्या? गॉबलेट सेल्स। म्यूकोसा contains goblet cells and these goblet cells secrete mucus। म्यूकोसल एपिथेलियम होता है ये। इस म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स होते हैं। वो गॉबलेट सेल्स काफी सारा म्यूकस स्क्रीट करेंगे, ठीक है। प्लस इस म्यूकोसा में कुछ कुछ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम लगा होता है। इसी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में जो सेल्स होंगे वही सेल्स रिलीज करेंगे एंजाइम्स। जो भी विल्लाई है, विल्लाई के ऊपर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स लगे होते हैं, राइट। तो म्यूकोसा आल्सो कंटेन्स ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर यानी ऐसे सेल्स जिनके फ्री सरफेस पे माइक्रोविल्लाई होते हैं, पढ़ा चुका हूं टिश्यूज में। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स जो क्रिप्स होते हैं, क्रिप्स ऑफ लेबरकोन, उनके लाइनिंग पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स लगे होते हैं एंड दीज सेल्स रिलीज एंजाइम्स। यही एंजाइम्स प्लस mucus constitute our succus entericus, which is also known as intestinal juice, right। तो intestinal juice में एक तो mucus होगा और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से? लिख लो, लाइक डाइसैकारिडेसिस,
डाइसैकारिडेसिस, मतलब डाइसैकारिडेसिस भी 3 टाइप्स के होंगे। माल्टोस को डाइजेस्ट करने वाले माल्टेसिस, सक्रोस को डाइजेस्ट करने वाले रेसिस, फ्रक्टोस को डाइजेस्ट सॉरी लैक्टोस को डाइजेस्ट करने वाले लैक्टेसिस, जो डिफरेंट डाइसैकेराइड्स को तोड़ के मोनोसैकेराइड्स बना लेंगे, राइट। एक तो होते हैं डाइसैकेरिडेसिस, दूसरा डाइपेप्टिडेसिस। डाइपेप्टाइडेसिस जो डाइपेप्टाइड्स को, 2 अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन को डाइजेस्ट करेंगे। तीसरे होते हैं लाइपेसिस, इंटेस्टाइनल लाइपेसिस, अभी भी कुछ बचा कुचा जो फैट होगा उसको डाइजेस्ट करने वाले। चौथे होते हैं न्यूक्लियोसाइडेसिस, न्यूक्लियोसाइडेसिस। कुल मिला के बात यह है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइसैकेरिडेसिस act upon डाइसैकेराइड्स, ये डाइसैकेराइड्स के ऊपर एक्ट करेंगे एंड डाइजेस्ट देम, उनको ब्रेक कर दिया टू मोनोसैकेराइड्स, टू मोनोसैकेराइड्स। मतलब कहने का ये है कि अगर डाइसैकेराइड माल्टोस था, माल्टोस के ऊपर माल्टेस एंजाइम ने एक्ट किया। माल्टेस एंजाइम, चलो पहले एक काम करो, इसका स्क्रीन। हाँ, अगर माल्टोस था डाइसैकेराइड, माल्टोस के ऊपर माल्टेस एंजाइम पड़ा, और ए का खेल है देख लो, और ये माल्टोस टूट के ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट। अगर लैक्टोस एक डाइसैकेराइड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके ऊपर लैक्टेस एंजाइम एक्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, इंटेस्टाइनल जूस का, एंड निकलेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, क्योंकि लैक्टोज तुम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है। और अगर सक्रोस होगा, सक्रोस के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा सक्रेस, तब जाके निकलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कंप्लीट। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बेटा स्टार्ट हुई थी माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर, एंड दिस कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स, राइट। इसके बाद जो प्रोटीन्स डाइजेस्ट होके डाइपेप्टाइड्स होंगे, उन डाइपेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट करेगा डाइपेप्टिडेस एंजाइम, और निकल जाएंगे अमाइनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट। प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीटेड, ओके। देन जो बचे कुचे लिपिड्स होंगे, मोनोग्लिसराइड्स होंगे, मोनोग्लिसराइड्स, और थोड़े से डाइग्लिसराइड्स, उनके ऊपर एक्ट करेंगे लाइपेसिस, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूस वाले लाइपेसिस। देयरफॉर फैटी एसिड्स आर रिलीज्ड, ग्लाइसरॉल इज रिलीज्ड। ठीक है जी, फैटी एसिड्स निकल गए, ग्लाइसरॉल भी निकल गया। ठीक है ना। देन
जो हमारे फूड में न्यूक्लियोसाइड्स बचे थे, उन न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेसिस एक्ट करेंगे और निकल जाएंगे क्या, नाइट्रोजन बेसेस प्लस पेंटोस शुगर। ये पूरे फूड का डाइजेशन कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ही कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। ओके, आगे बढ़ू, देखते जाओ। एक और पॉइंट तुम लोग याद रखोगे, जो म्यूकस पैनक्रियाटिक जूस से निकला था, पैनक्रियाटिक जूस के साथ, सॉरी, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के गॉबलेट सेल्स ने रिलीज किया, वो प्लस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कुछ बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ये दोनों मिलके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिडिक एज वेल एज एसिडिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं। क्या मैंने कहा, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट्स, कहां से आए ये बाइकार्बोनेट्स, ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, कार्बोनेट्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम, प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम, इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम भी बनाएंगे। मतलब अभी जो स्टमक से फूड आया था जिसको हमने कायम बोला था, अब उस कायम को अल्कलाइन मीडियम मिला। नाउ दैट कायम इज नोन एज कायल, अल्कलाइन फूड, अल्कलाइन डाइजेस्टिंग फूड। ठीक है, वन मोर थिंग, स्टमक के सब म्यूकोसा में, ध्यान से सुनना, स्टमक के सब म्यूकोसा में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स इन द सब म्यूकोसा, अच्छा पॉइंट है, सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक, सॉरी, सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, those glands are known as Brunner's glands, Brunner's glands, ये ब्रनर्स ग्लैंड्स भी म्यूकस सीक्रेट करते हैं और ये भी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, यही म्यूकस किसको प्रोटेक्ट करेगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल प्रोटेक्शन। बताओ कितना प्रोटेक्शन भगवान ने बना के रखा है। स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। तो डाइजेशन तो हो गई फूड की, अब जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद बाकी बचा, उस बचे कुचे मटेरियल को हम वेस्ट बोलेंगे, रेजिड्यू बोलेंगे। वो रेजिड्यू, वो वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले साइमल्टेनियसली जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ तो बन गए अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन
कंप्लीट डाइजेस्ट हुआ प्रोटीन ऑफ फूड एंड निकले अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ तो निकले व्हाट? मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स बोले तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एटसेट्रा, है ना। फैट्स एंड लिपिड्स डाइजेस्ट हुए तो निकले फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल एटसेट्रा। मेन तो यही चीजें। न्यूक्लिक एसिड्स डाइजेस्ट हुए तो निकले नाइट्रोजन बेसेस एंड राइबोज शुगर्स। ये चीजें, these are the useful nutrients, या इसको हम बोल सकते हैं इट इज द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड, इस डाइजेस्टेड फूड का क्या होना पड़ेगा? इट हैज टू बी एब्सॉर्ब्ड, इट हैज टू बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। इसको ब्लड के अंदर जाना है एंड तब जाके ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स दीज टू द टिश्यूज। ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट करेगा, टिश्यूज तक भेज देगा, सेल्स तक भेज देगा, सेल्स और टिश्यूज में इनका इस्तेमाल होगा, यूटिलाइजेशन होगा। जो इस फूड से बाकी पीछे बच जाएगा, that thing is known as residue left after digestion। वही लार्ज इंटेस्टाइन्स के थ्रू मूव करता है, उसमें पानी की एब्जॉर्प्शन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से पानी बाहर निकालता है, वापस ब्लड की तरफ भेज देता है एंड उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू फीकल मैटर। वही फीकल मैटर बेटा जी हम रेक्टम के थ्रू बाहर निकाल देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजस्शन, राइट। तो डाइजेशन तो हो गया, डाइजेशन के बाद हमने देखना है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड इजस्शन ऑफ फीकल मैटर। ठीक है, तो मार लो स्क्रीनशॉट इसका। ओके, अब सुनो ध्यान से। तो क्या मैंने कहा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन, अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन का हल्का सा ड्राइंग बनाएं, बस थोड़ा सा ड्राइंग, जिससे हमको चीजें समझ में आ जाए। ये देखिए, ये रहा रेक्टम एंड दिस इज एक्स। इस लार्ज इंटेस्टाइन के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा है यहां पर, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो चुका है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल इस रास्ते से लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोलना है?
अनडाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड वेस्ट, जिसको हम फीकल मैटर बोलेंगे, वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में आता है थ्रू अ दरवाजा, थ्रू अ वाल्व, दैट वाल्व इज नोन एज इलियोसीकल वाल्व। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट के साथ ज्वाइन होगा, ये रहा सीकम। And this one is here ilium, ILEUM। इलियम और सीकम के बीच में एक यहां पर एक वाल्व लगा है। दिस वाल्व इज नोन एज इलियोसीकल वाल्व, इलियोसीकल वाल्व। इसी इलियोसीकल वाल्व के थ्रू अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर सीकम के अंदर आया। क्या आया? अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू, जिसका डाइजेशन हुआ नहीं, अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू, वेस्ट। अब ये अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू इस डायरेक्शन में मूव करेगा ऊपर। सीकम के बाद आएगा असेंडिंग कोलन, फिर असेंडिंग कोलन के बाद आएगा ट्रांसवर्स कोलन, मूव करता जाएगा। कैसे मूव करेगा? ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन भी बना है किनका? मसल्स का। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होते जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती जाएंगी। वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इस अनडाइजेस्टेड मैटर को असेंडिंग कोलन से ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन से डिसेंडिंग कोलन तक ट्रांसपोर्ट करेगा। बेटा इस मूवमेंट में वेस्ट मैटर के मूवमेंट में दो चीजें होंगी। क्या क्या? एक तो इस रेजिड्यू के अंदर अगर वाटर है बहुत सारा, तो उस वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, और अगर ड्रग्स है, इंसान ने ड्रग्स खाए हैं, दवाइयां खाई हैं, उन ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होगा। मैं यहां लिखूंगा क्या? इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? इन द कोलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, व्हाट हैपेंस? सबसे पहली बात एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो इंसान रेजिड्यू वेस्ट यहां से निकालेगा अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ वाटर, हो गया डायरिया। वाटर बहुत सारा पानी बाहर निकलेगा, इंसान को डायरिया हो जाएगा, डिसेंट्री हो गया, और इंसान को डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसलिए वाटर को एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा। वो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है कहां पर? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द कोलन। सीधा तो देखो, भगवान ने, ऊपर वाले ने मैकेनिज्म क्या बनाया है? जैसे ही इलियम पार्ट से अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू सीकम के अंदर गया, वहां से तो डायरेक्टली वो बाहर ही जा सकता था ना, वो मैटर डायरेक्टली यहां पर कोई ओपनिंग होती, उस ओपनिंग से बाहर आ जाता, एनस यहां पर होती। लेकिन ऐसा भगवान ने नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उस अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू के साथ बहुत सारा वाटर अभी भी है, बहुत सारे ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं। वो चीजें अगर बाहर निकली तो दिक्कत हो जाएगी, इंसान बीमार पड़ सकता है। दैट इज वाई धीरे धीरे इस रेजिड्यू का मूवमेंट कराता है, पहले अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर ट्रांसवर्ड डायरेक्शन में, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस मूवमेंट के दौरान इसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सर्टेन ड्रग्स। प्लस दूसरी बात, जब पानी अब्सॉर्ब हो गया, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर इज अब्सॉर्ब्ड, तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर के पार्टिकल्स जो हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़े रखना, ताकि ये फीकल मैटर ना सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल लंबे लंबे सिलेंड्रिकल फीकल कास्टिंग्स की शक्ल में बाहर निकले। तुम लोग देखते ही होंगे, सुबह हम कमोड पे बैठते हैं, जब हम फीकल मैटर पास करते हैं तो वो ना, मतलब एक लंबी डंडी के फॉर्म में वो पास आउट करते हैं। तो इन फीकल मैटर, इन डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना, कैसे जुड़ते हैं ये डंडियां कैसे बनती है? इस लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा म्यूकस क्रीट होता है।
सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। यही म्यूकस फीकल मैटर के, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा, ल्यूब्रिकेंट का काम करेगा ताकि वो आराम से एनस के थ्रू बाहर आए। तो सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन adhering the waste particles, solid waste particles। अब तो सॉलिड बन ही चुका है जब वाटर एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है। एंड ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन भी करेगा, उसका मुलायम भी बनाएगा, टू पास इट आउट कंफर्टेबली, ताकि वो फीकल मैटर आराम से बाहर आ सके रेक्टम के थ्रू, एनस के। इस बाहर आने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। ओके, हाँ जी, समझ आई बात? स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से इसका, जल्दी से। इजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो गया। अब बात करेंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कौन सा फूड? वही डाइजेस्टेड फूड, और उसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ही होगा। Where it occurs inside small intestines। ज्यादातर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन्स के डुodenum और जजनम पार्ट में होती है। एक मिनट बेटा। देखो, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पार्ट हमने यहां ड्रॉ किया, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में, एक काम करता हूं ना, डायग्राम ही दिखा देता हूं सही से। एक मिनट। जरा इस डायग्राम को देखो, क्या पता इससे कुछ आइडिया तुमको मिल जाए।
डायग्राम दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? अरे यार, जिस डायग्राम को मैं, रुको, जो डायग्राम मैं सोचता हूँ कि ये सही रहेगा, उसी में तुम कचरा कर देते हो। तो सब्र करना पड़ेगा थोड़ा सा, मुझे ढूंढने दो। मजा नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं, लिव इट। क्या मैंने कहा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब process by which end products of digestion, end products of digestion के बाद जो end products मिला, end products of digestion pass into the bloodstream, to the blood stream or lymph through intestinal mucosa, or lymph through intestinal mucosa। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा तुम लोग को समझाने की। अगर ये इंटेस्टाइन है, ये रहा इंटेस्टाइन का वॉल, ध्यान से रखियो, ध्यान से सुनो। इंटेस्टाइनल वॉल में सबसे बाहर वाला लेयर मैं तुमको समझा चुका हूं, सेरोसा। हाँ, सेरोसा के बाद मस्क्यूलरिस, है ना जी? तो ये रहा मस्क्यूलरिस, जो ब्लैक से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस वन इज मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस के बाहर होता था सेरोसा, लाइक दिस। ये जो रेड से मैंने ड्रॉ किया, दिस इज नन अदर देन सेरोसा। ठीक है जी। सिरोसा मस्क्यूलरिस के बाद आता है म्यूकोसा। चलो मान लिया ये ब्लू टाइप वाला पार्ट जो है, इट इज म्यूकोसा।
ये रहा म्यूकोसा, और म्यूकोसा के बाद नाउ दिस वन इज सबम्यूकोसा। अब तुम यहां पर फंस गए, मुझे बताओ सिरोसा, मस्क्यूलरिस, म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा, इन चारों में से ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स कौन से लेयर में होती है? मैं पढ़ाया, टेल मी। दिस वन इज म्यूकोसा, राइट? दिस वन इज सबम्यूकोसा, राइट? The red one is serosa, right? And blue one is muscularis. इसमें से ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक वेसल्स कहां पर होते हैं? बताओ मुझे, मैं वेट कर रहा हूं। बोलो, नर्व्स, ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज कौन से लेयर में होते हैं? भुलक्कड़ घोंचू लोग, तुमको कुछ आता नहीं है, याद नहीं रखते हो। वो सारे सब म्यूकोसा में होते। सॉरी, मस्कुलरिस कौन सा वाला, मैंने गलत लिखा। एक मिनट, एक मिनट। बस हो गया। ये देखो, ये सिरोसा मस्कुलरिस इज दिस ब्लैक वन एंड दिस ब्लू वन इज सबम्यूकोसा। यही सबम्यूकोसा जो है, इसमें ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज भरे पड़े रहते हैं। तुम लोग याद नहीं रखते हो, कोई फायदा नहीं मेरा पढ़ाने का। यहां पर ब्लड कैपिलरीज होंगे ऐसे, ब्लड वेसल्स होंगे, लिम्फेटिक वेसल्स होंगे। ये जो मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज दीज आर ब्लड कैपिलरीज। मतलब म्यूकोसा के पीछे ब्लड कैपिलरीज लगे। नॉट ओनली दिस, म्यूकोसा के पीछे लिम्फेटिक कैपिलरीज भी लगे। जस्ट सपोज ये जो ऑरेंज वाले रहे, पता नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोग को कि नहीं, चलो ग्रीन से ड्रॉ करता हूं। ये जो ग्रीन वाला रहा पोर्शन, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, और जो पिंक वाला जो है वो रेड ब्लड कैपिलरीज है। और यहां पर इस जगह पर बहुत सारे, एक मिनट रिफ्रेश कर रहा हूं बेटा, रिफ्रेश कर रहा हूं। अरे छोड़ो टाइपिंग वाइपिंग, हमेशा तुम यही कहते हो, तुम याद नहीं रखते हो। दफा हो जाओ तुम लोग। ऐसा टाइपिंग वाइपिंग का मुझे एक्सक्यूज मत दो, तुमको याद नहीं होता, तुम पढ़ाई नहीं करते हो घर। यहां पर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, अमाइनो एसिड्स यहीं पर है ऐसे। सपोज दीज आर अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स के साथ साथ मोनोसेकेराइड्स, सपोज दीज आर मोनोसेकेराइड्स। उनके साथ साथ फैटी एसिड्स भी हैं, सपोज दी स्क्वायर वंस आर फैटी एसिड्स हैं। और फैटी एसिड्स के साथ ग्लाइसरॉल भी है, लो सपोज दीज आर ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल्स। इन सब को इंटेस्टाइन की कैविटी से एब्जॉर्ब होना है। मतलब कहने का ये है कि ये सब लोग म्यूकोसा के थ्रू चले जाएंगे, ऐसे करके, ऐसे करके म्यूकोसा के थ्रू चले जाएंगे। और म्यूकोसा के थ्रू जाने के बाद पीछे क्या है, सब म्यूकोसा।
सब म्यूकोसा में लगी है ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज। इनको उसी ब्लड या लिम्फ के अंदर जाना है। अमाइनो एसिड्स हैं, मोनोसेकेराइड्स हैं, वो तो ब्लड में जाएंगे, लेकिन जो फैटी एसिड्स है, ग्लाइसरॉल है, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट होना है, ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। किनका? ट्रांसपोर्ट ऑफ मोनोसेकेराइड्स। और किनका? अमाइनो एसिड्स। और किनका? फैटी एसिड्स। और किनका? ग्लाइसरॉल एटसेट्रा। कहां से? फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। इंटेस्टाइनल ल्यूमेन बोले तो इंटेस्टाइन की कैविटी। किसकी तरफ? इनटू द ब्लड एंड lymphatic capillaries. lymphatic capillaries कहां पर लोकेट है lymphatic capillaries and blood capillaries? In the submucosa. यही है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। पहले ये समझ लिया ना एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या है। मेरे को बताओ, डू यू गेट इट? है ना? तो बस स्क्रीनशॉट मारो फिर। अच्छा, आगे बढ़ा जाए। ये फूड का एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन कैसे होता है? ये एब्जॉर्प्शन होता है या तो सिंपल डिफ्यूजन से, इट इज कैरिड आउट बाय ईदर एक्टिव और पैसिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या पैसिव ट्रांसपोर्ट, या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स मतलब ग्लूकोज, लेकिन बहुत कम। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन, जनरली दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। सुन लेना क्या क्या मैंने कहा। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। कौन कौन सा? लाइक थोड़ा सा ग्लूकोज, पूरा नहीं, थोड़ा सा ग्लूकोज। और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज। फिर अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस। जनरली ये एब्जॉर्ब होते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में तुम लोग को 2 बार पढ़ा चुका। मतलब कहने का ये है कि इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से म्यूकोसा के एपिथेलियम के थ्रू जाएंगे
म्यूकोसल सेल्स के अंदर जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। बाद में म्यूकोसल सेल्स से निकल के सब म्यूकोसा की ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, एक मिनट। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्ट कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड की तरफ, ये डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे। याद है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट? स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर ब्लड की तरफ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से देखोगे तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वहां पर एक जगह लिखा है ये सारे एक्टिव एब्जॉर्प्शन से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, दूसरी जगह पे लिखा है ये पैसिव एब्जॉर्प्शन। इसलिए एनसीईआरटी बुक की तरफ यहां पर नहीं देखने का, मैं बता रहा हूं कौन कैसे होगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखो। स्क्रीनशॉट मारो इसका। जल्दी। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया प्रवीण। ये दिखाई दे रहा है? बोलो। ऐसा मत करो यार, नहीं दिखाई दे रहा? रुको फिर। बस बस हो गया। ये दिखाई नहीं दे रहा ना?
कोई बात नहीं। ये वाला देखो दिखाई दे रहा है। हाँ सौम्या, तुमको ये दिखाई दे रहा है बेटा? अब प्रवीण तुमको दिखाई नहीं दे रहा? सौम्या को तो ये दिखाई दे रहा है। अगर सौम्या को दिखाई दे रहा है इसका मतलब तुमको भी दिखाई देगा। दोनों को नहीं दिखाई दे रहा है तो मतलब कोई इमेज में कोई प्रॉब्लम है। अगर एक को दिखाई दे रहा है तो मतलब नेटवर्क में प्रॉब्लम है। देख लो, थोड़ा वेट कर लो, रिफ्रेश कर लो, देख लो। हाँ प्रवीण, अबे कहाँ चला गया? टाइम जाया हो रहा है। ओके, देखो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो यहां पर लिखा है बंदे ने, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, स्मॉल इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। वहां से एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन को एब्सॉर्ब होना है। कहां जाना है? या तो ब्लड स्ट्रीम में या तो लिम्फेटिक कैपिलरी में। इंटेस्टाइनल विलस के अंदर जो लिम्फेटिक कैपिलरीज लगी होती हैं, तुम लोग को याद होगा उनका नाम है लैक्टियल्स। मैंने तुम लोग को समझाया था वो। इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा होता है उसमें काफी सारे ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं, और साथ साथ वहां पर सब म्यूकोसा में तुम लोगों को ब्लड कैपिलरीज भी मिलेगी और लिम्फेटिक कैपिलरीज भी मिलेंगी। सब म्यूकोसा के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं और लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो यहां पर दिखाया है। कहा? देख लो, ये रहा सब म्यूकोसा के अंदर लैक्टियल। लैक्टियल इज नथिंग बट अ लिम्फेटिक कैपिलरी, राइट। और ये रहा विसरल, मतलब ये ब्लड कैपिलरी। अब इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज फैसिलिटेटेड, पहले मैंने वहां क्या लिखा था? सिंपल, वो काट देना, वो गलत है, एनसीईआरटी बुक से मैंने लिखा था। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कहां जाएगा? ब्लड कैपिलरी के अंदर। हाँ, यहां पर इसने लिखा है कुछ को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट तुमको बता दूं, सोडियम के साथ साथ पहले सोडियम म्यूकोसल सेल के अंदर घुस जाएगा और वो सोडियम अपने साथ साथ ग्लूकोज और गैलेक्टोज को लेके जाएगा। को मतलब साथी है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज अकेले नहीं जाएंगे। सोडियम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, सॉरी इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से म्यूकोसा की तरफ जाएगा और साथ साथ खींच के लेके जाएगा अपने साथ अपने को पार्टनर्स को, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इसीलिए को ट्रांसपोर्ट लिखा है, और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही है। मतलब अगर सोडियम म्यूकोसल सेल के थ्रू ब्लड कैपिलरी के अंदर नहीं जाएगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं जा पाएगा। इसलिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज को एब्जॉर्ब होने के लिए मदद करता है इनटू द ब्लड कैपिलरी। कौन? सोडियम। दैट इज वाई ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं है, इट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। अदर शुगर्स वो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ही, लाइक अदर शुगर्स में गैलेक्टोस आएगा, वो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ही ब्लड स्ट्रीम, ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे जो म्यूकोसा में लगी है। फिर बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। ये रहे अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स अगेन को ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, सॉरी को ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, हाँ अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। तो ये होना चाहिए था डिफ्यूजन, यहां पर डिफ्यूजन, ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर सोडियम नहीं भी जाएगा तब भी अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन हो ही जाएगा। तो अमाइनो एसिड्स खुद से अकेले भी एब्जॉर्ब होके जा सकते हैं ब्लड कैपिलरीज में,
और सोडियम के साथ भी जा सकते हैं। दैट इज वाई आप लिख सकते हो अमाइनो एसिड्स का सिंपल डिफ्यूजन, को ट्रांसपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, पेप्टाइड को छोड़ ही दो। फिर आई बात फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड्स सिंपल डिफ्यूजन से इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल के थ्रू कहां जाएंगे? नॉट इनसाइड द, सॉरी हाँ, इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड कैपिलरी। लेकिन ये फैटी एसिड्स ऐसे तुरंत नहीं जाते। फैटी एसिड्स पहले छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। अगर अकेला फैटी एसिड गया, एक फैटी एसिड, तो वो ब्लड स्ट्रीम में गया। लेकिन अगर बहुत सारे फैटी एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ के छोटे ड्रॉपलेट्स बनाए, जिनको माइसेल्स बोलते हैं, ये माइसेल्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ट्राइग्लिसराइड्स एंड काइलोमाइक्रॉन्स। ये दोनों चीजें बाद में डिफ्यूज होते हैं इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरी। याद रखना, फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम में नहीं होता, फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। कहां पर? जो कि इंटेस्टाइनल विलाई में होते हैं। उन लिम्फेटिक कैपिलरीज को हम लैक्टियल्स बोलते हैं। फैटी एसिड्स के अलावा, ग्लिसरॉल के अलावा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएंगे। इन दोनों के अलावा अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। लेकिन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते, वो जाते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। हो गया भाई? ये थी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की कहानी। इसको स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक है इसमें, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। Disorders of digestive system. Disorders of digestive system. बस थोड़ा सा मैं कुछ ढूंढ लूं यहां से। नहीं मिल रहा, चलो कोई नहीं। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम जॉन्डिस लिखेंगे। जॉन्डिस, JAUNDIC। क्या होता है इसमें भाई? जॉन्डिस में लिवर इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट होता है, एंड आईज टर्न येलो। द लिवर इज अफेक्टेड, skin and eyes turn yellow due to the deposition of bile pigments. Liver is affected. फिर skin, eyes become yellowish. क्यों? क्योंकि स्किन के अंदर, आईज के अंदर जमा होता है बाइल पिगमेंट्स। कौन से बाइल पिगमेंट्स? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्बिन। ड्यू टू accumulation of bile pigments.
हाँ जी, आइए। हो गया। दूसरा तुम लोग को मिलेगा वोमिटिंग। क्या बोलूं वोमिटिंग का। देन डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, आम बीमारियां हैं ये, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं। डायरिया, इसमें वही लार्ज इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता ही नहीं, तो फीकल मैटर के साथ बहुत सारा वाटर बाहर आएगा, इंसान को डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब ये होता कैसे है, कहीं कोई पैथोजन बॉडी में घुस गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन्स के साथ कुछ छेड़खानी कर दिया, लार्ज इंटेस्टाइन्स वाटर को फीकल मैटर से एब्सॉर्ब नहीं कर पाता, विद द रिजल्ट इंसान फीकल मैटर पास जब करता है ना, वो बहुत पानी जैसा होता है। डायरिया तो तुमको पता ही है कैसा होगा, एंड डायरिया कैन रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन। वोमिटिंग, वोमिटिंग में क्या होता है, स्टमक के अंदर जो हमने फूड खाया है, स्टमक के अंदर वो अच्छे से पूरी तरह सेटल नहीं हो पाता। मैंने कल तुम लोग को बताया था, स्टमक के अंदर हमारा फूड लगभग लगभग 4 से 5 घंटा रहता है, और 4-5 घंटे के बाद वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ेगा इंटेस्टाइन्स की तरफ। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि स्टमक से ही हम अपना फूड उगल देते हैं, माउथ में आ जाता है बहुत फोर्स से। एक रिफ्लेक्स एक्शन है ये, और ये हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहां पर वोमिटिंग सेंटर होता है, उसी से कंट्रोल होता है। पहले तो इंसान को एक फीलिंग ऑफ नोशिया आती है, एक चक्कर सा आने लगता है। उसके बाद वोमिटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन, जो कि पहले ही एक्टिवेट हो चुका होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, वो मैसेज देता है स्टमक के मसल्स को कि तुम लोग बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, और स्टमक के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो आदमी बाहर फेंक देता है। ठीक। कॉन्स्टिपेशन, अगर हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन्स में वाटर की कमी हो गई, ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर लिया वाटर लार्ज इंटेस्टाइन्स, तो जो फीकल मैटर है वो बहुत ही हार्ड बन जाता है, वो रेक्टम से, एनस से बाहर नहीं आता, रॉकोस ड्यू टू एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। या lesser amount of mucus secreted by the large intestine, या deficiency of water। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी जल्दी और कर लो टाटा बाय बाय। ये हो गया हमारा एनिमल फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, दैट इज डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। वहां पर प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। अब अगली क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर या इसी एनिमल फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखूंगा कौन सा रहेगा। अगर एनिमल फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगर प्लांट फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया तो होगा वो मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, तो चलो आज के बाद, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तुम लोग क्लास छोड़ सकते हो। ओके बेटा, बाय।